प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं पुनः आप लोगों के सामने नेताजी का चश्मा पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले कई दिनों से हम लोगों ने नेताजी का चश्मा पाठ का अध्ययन करते आ रहे हैं, जिसमें लेखक का परिचय, कहानी का मूल भाव समझने का प्रयास किया। आज हम लोग पाठ का अध्ययन करेंगे और उसके मूल कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चश्मे बेचने वाले कैप्टन के माध्यम से एक ऐसे साधारण व्यक्ति के कार्य का वर्णन किया है जो अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता है, परंतु हमारी कौम ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने के बजाय उन पर हंसती है। लेखक ऐसे असंख्य देशभक्तों को स्मरण करने का प्रयास किया है और उन्हें सम्मान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेताजी का चश्मा पाठ को पढ़ेंगे और इसकी मूल कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, अब मैं पाठ का वाचन करता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनिए और मनन कीजिए। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं इस थोड़ा सा संक्षेप में आपको कहानी के कुछ भाग को मैं बताना चाहता हूं कि इसमें 2 शब्द आए हैं, एक कस्बा, दूसरा नगर पालिका। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कस्बा क्या होता है, नगर पालिका। यह सामाजिक विषय का विषय है, लेकिन मैं सामान्य रूप से कुछ बता देता हूं कि नगर पालिका क्या होती है। जिस गांव की या जिस क्षेत्र की आबादी 5000 से कम है उसको ग्राम पंचायत कहते हैं, लेकिन 5000 से लेकर 5000 से अधिक और 1 लाख के बीच आबादी को नगर पालिका कहते हैं। अब आता है कस्बा। कस्बा शहर नहीं होता है, शहर का एक छोटा सा रूप होता है जहां पर हमें अपने जरूरी सामान उपलब्ध हो जाते हैं। छोटी बाजार होती है जिसमें स्कूल होते हैं, छोटा अस्पताल होता है, सिनेमा घर होते हैं, और उस क्षेत्र में छोटे छोटे कार्य नगर पालिका के माध्यम से करवाए जाते हैं। यह कहानी उसी से संबंधित है कि एक कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगा दी गई है, और उस प्रतिमा की कहानी अब हम लोग शुरू करते हैं कि उस प्रतिमा कैसे लगवाई गई और उसके बारे में लेखक क्या दर्शाना चाहता है। तो फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पूरी बात तो अब तक पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा।
और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। प्यारे विद्यार्थियों, नगर पालिका के मुख्य चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने का एक कार्यक्रम बनाया गया, लेकिन ज्यादा समय तक उस मूर्ति को लगवाने के लिए चिट्ठी पत्री आदि के बारे में सोच विचार होता रहा और इसी तरह से समय निकल गया। जल्दीबाजी में मान लीजिए इसमें कि किसी परिचित व्यक्ति या स्कूल के मास्टर को मूर्ति लगाने का ठेका दे दिया गया हो और उसने आश्वासन दिया कि मैंने बहुत कम समय में मूर्ति बना करके चौराहे पर लगा दूंगा। आगे है, इस बात का विश्वास दिलाता है। आगे की कहानी है कि जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। मूर्ति 2 फुट ऊंची थी, यानी शर्ट के दूसरे बटन तक। आगे हम पढ़ते हैं, जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन। यहां पर कमसीन माने कम उम्र। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। प्रस्तुत प्रसंग में जो मूर्ति लगी थी, मूर्ति तो संगमरमर की थी लेकिन चश्मा उस पर रियल था, वास्तविक चश्मा था और चौड़ा काला फ्रेम का था। यह देख करके हवलदार साहब के चेहरे पर हंसी आई, खुशी, प्रसन्नता आई। उन्होंने सोचा कि आइडिया अच्छी आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्नीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी मीन्स हिली। हंसते समय उसके जो पेट की तोंद थी वह हिली डुली। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी
लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौकट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। मतलब गिराक का अर्थ होता है ग्राहक। पान वाले ने हवलदार साहब को समझाने का प्रयास कर रहा है कि मान लीजिए कोई ग्राहक आया चश्मा खरीदने के लिए, लेकिन जो मूर्ति पर चश्मा लगा था वह उसी को पसंद करता था, उसी तरह का चश्मा मांगता था। तो विवश होकर के चश्मे वाले ने जाकर मूर्ति के पास, सुभाष चंद्र मूर्ति के पास जाकर के प्रणाम करते था और क्षमा मांगते हुए उस चश्मे को उतार करके दूसरा चश्मा लगा देता था और वह पहले वाला चश्मा ग्राहक को दे देता था। इस प्रकार वह दिनों दिन चश्मे मूर्ति सुभाष चंद्र बोस के चेहरे पर चश्मे बदलते रहता था। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार माने जरूरत होती है, तो मूर्ति पर लगा है तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ये हवलदार साहब पान वाले से अपनी जिज्ञासा को दूर करने के लिए बार बार प्रश्न करते हैं कि बार बार नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलता कैसा है। सारी बातों को बताते हुए हवलदार साहब ने फिर पान वाले से पूछते हैं कि बताइए कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंकी, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। जो ही हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि मूर्ति पर, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तो उसने बताया कि जो मूर्तिकार मास्टर साहब था, स्कूल का मास्टर, वो चश्मा लगाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। कोशिश की होगी, असफल रहा होगा। यह बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, वह निकल गया होगा। अब हवलदार साहब मन ही मन सोच रहे हैं कि हो सकता है कि मूर्तिकार समय के अभाव के कारण
वह जल्दी में मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गए हों, या वे सोच रहे थे कि पारदर्शी पत्थर का चश्मा लगाए होंगे, हो सकता है निकल गया हो। कई भी कारण हो सकता है। हवलदार साहब मन ही मन विचार कर रहे थे। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा। कौतुक भरा माने उत्साह लगा, उत्साह पूर्ण लगा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन नेताजी चश्मे वाला नेताजी का सारथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? तमाम प्रश्नों के बाद नेताजी के चश्मे के बारे में वह संवाद करते हुए हवलदार साहब ने फिर लौट करके पान वाले से पूछते हैं कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर इतना उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर लटकाए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। कैप्टन साहब की जिज्ञासा थी, वो पूछना चाहते थे कि क्या इस व्यक्ति का नाम कैप्टन है, लेकिन उसके दुकान पर भीड़ थी। वह कुछ बताने से इनकार किया या इच्छा अपनी अनिच्छा जाहिर किया। फिर हवलदार साहब अपने जीप में बैठे और चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा तो कभी बड़े कांचों वाले गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक माने उत्साह होता है और प्रफुल्लता माने प्रसन्नता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। एक दिन की बात है कि वे उसी रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन उनको एक बड़ी विचित्र चीज दिखी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आंख के ऊपर किसी प्रकार का चश्मा नहीं था। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और वो इस आश्चर्य का कारण जानना चाहते थे, लेकिन उस दिन सारी दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है?
आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। दूसरे दिन हवलदार साहब जब उसी चौराहा से गुजर रहे थे, सभी दुकानें खुली थी और रोज की भांति उन्होंने फिर उस दुकान के पास गाड़ी रुकवाकर पान खाने पहुंचे और उन्हें पूछा कि बताइए, आज आपके नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं है, क्यों, क्या बात है? पान वाले ने उदास होकर के बोला, आंखों में आंसू आ गया कि कैप्टन मर गया। यह बातें सुनकर के हवलदार साहब को भी बड़ा दुख हुआ और वो पान के पैसे चुकता करके जीप में बैठ करके चल दिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। प्यारे बच्चों, होम देने वाले मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना देश की खातिर। आजकल उन्होंने सोचा कि आजकल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कौन चिंता करता है। लोग अपने अपने ख्यालों में मस्त होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। ऐसे लोगों पर लोग हंसते हैं, जबकि वे उनके अंदर देशभक्ति की भावना भरी हुई है, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे के हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। वे चश्मा वाले की मृत्यु के बाद बड़े उदास हो गए। उन्होंने सोचा कि अब मैं इस चौराहे की तरफ, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी, मैं नहीं उधर नहीं देखूंगा और नहीं आज पान खाऊंगा। ड्राइवर से बता दिया कि आप आज वहां पर उस चौराहे पर गाड़ी मत रोकना, आज मैं कहीं दूसरी जगह पान खा लेंगे, आज हमारे पास बहुत सारे काम हैं। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा पर आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। लेकिन हवलदार साहब अपने आदत से मजबूर और न चाहते हुए भी उनकी आंखें चौराहे की पर लगी मूर्ति की तरफ पड़ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन माने सावधान की मुद्रे में। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे मना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात उनके आंखों में, उनकी आंखें भर आई। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। प्यारे विद्यार्थियों, कैप्टन की मृत्यु के बाद हवलदार साहब को ऐसा लगा कि अब देश भक्ति की भावना रखने वाले लोग अब न के बराबर है। लेकिन जब उन्होंने
सरकंडे से बना चश्मा जब नेताजी की मूर्ति पर लगा देखे तो उनका हृदय भावुक हो गया और उन्होंने सोचा, वहां जाकर सावधान की मुद्रा में खड़े हुए और नेताजी को सैल्यूट किए और मन ही मन उन्होंने कहा कि जिस देश के बच्चे के अंदर इतनी बड़ी देशभक्ति है तो वहां के लोगों के अंदर कितनी बड़ी देशभक्ति है। यानी अभी भी हमारे देश में देशभक्ति की भावना बची है, लोगों के अंदर कूट कूट करके देश भावना की भावना भरी है। तो यह मैं समझ सकता हूं कि जिस देश में बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना है वह देश कभी गुलाम नहीं हो सकता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी को हम लोगों ने पढ़ा और इस कहानी का जो मूल भाव है समझने का प्रयास किया। जहां कहीं किसी को दिक्कत हो या समझने में कोई डाउट हो तो आप हमसे फोन के माध्यम से या व्हाट्सएप पर लिख करके आप पूछ सकते हैं और मैं पुनः उसको समझाने का प्रयास करूंगा। इस तरह से हम लोगों ने नेताजी का चश्मा कई दिनों से अध्ययन करते रहे। आज यह पाठ पूर्ण रूप से समाप्त होता है। यदि आप भी इस पाठ को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर, सारे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, प्रश्न के अंत में कुछ वाक्य के बारे में अभ्यासकार दिए गए हैं। अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे तो वाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को वाक्य के सामान्य जानकारियां दूंगा, उसे आप लिखेंगे, समझेंगे। जो लिखा हुआ समझेंगे तभी आपको वाक्य क्या होता है इसके बारे में समझ में आता है। यह हमारे बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना। यदि आप समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।